हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और इसमें हमने 17th नंबर क्वेश्चन तक देखा था। 18th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन है इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल cycle the weathering of rock is the main source of release of nutrients to enter the cycle। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें वेदरिंग ऑफ रॉक जो होता है वो मेन सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का एंटर करने, मतलब जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो एंटर करता है साइकिल में। तो पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है गैसियस साइकिल एंड दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल जो होता है वो मेनली गैसियस साइकिल शॉर्ट टर्म वाला होता है। सेडिमेंट्री साइकिल जो होता है वो लॉन्ग टर्म साइकिल होता है। ठीक है, गैसियस साइकिल में जो सिस्टम होता है जैसे हो गया आपका कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, सेडिमेंट्री साइकिल उसमें होता है जिसमें वेदरिंग ऑफ रॉक जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक जो है जिसमें मेन सोर्स ऑफ द रिलीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है। तो वो है आपका फॉस्फोरस साइकिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द फॉस्फोरस साइकिल जो है वो डिस्क्राइब करता है मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द लिथोस्फीयर, हेड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। फॉस्फोरस साइकिल इन अ साइकिल मूव्स करते हैं साइकिल थ्रू रॉक्स, water, soil and sediments. Over time, rain and weathering cause rocks to release phosphates and other minerals. और rain कंट्रीब्यूट करता है। ऑब्वियसली रेन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसमें, वेदरिंग ऑफ रॉक में। अभी रिसेंटली यूपीएससी सीएससी का एग्जाम हुआ था 2024 का, उसमें पूछा गया था कि रेन जो है उसका रोल जो होता है क्या वेदरिंग में होता है। तो ऑब्वियसली रेन का वेदरिंग में रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है और नॉट ऑक्सीजन कंटेन करता है कि नहीं, ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप। और कार्बन एंड नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस साइकिल्स होते हैं, जबकि सल्फर एंड फॉस्फोरस जो होता है वो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कॉपपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड फोरामिनिफेरा। हमें बताना है ये कौन सा जो है इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर से फूड चेन ऑफ द ओशंस में। प्राइमरी प्रोड्यूसर हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये फर्स्ट मतलब ट्रॉपिक लेवल का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना जो भोजन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। वो अपने भोजन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है यानी ऑटोट्रॉप्स हैं। तो कॉपपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स और फोरामिनिफेरा। तो इसमें से जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। हमने देखा था कि एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाती है, जबकि फंगस जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, फंगस हेल्प करते हैं, फंगस बैक्टीरिया हेल्प करते हैं किस में, डिट्रिटल फूड चेन को मेंटेन करने में। डिट्रिटल फूड चेन क्या होता है, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक प्लांट्स को मतलब डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। डिकम्पोजिशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर हु यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। Diatoms are photosynthesizing algae. They are primary producers in oceanic food chain. और diatoms भी है वो photosynthesis करते हैं। ठीक है, Copepods are found in nearly every freshwater and saltwater habitat. They are major primary consumer in the world food chain. World ocean. तो copepods क्या होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी ये पार्ट होते हैं हेट्रोट्रॉप्स का। ठीक है, और सेकंड ट्रॉपिक लेवल का। फोरामिनिफेरा आर सेकंड सेल ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन मोस्ट मरीन इन्वायरमेंट। दिस आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक
मैटर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। तो इनमें से कौन सा जो पिरामिड्स है वो हमेशा अपराइट होता है और कभी भी वो इन्वर्टेड नहीं होता है। पिरामिड आपको पता होगा ऐसा होता है, ठीक है, ये अपराइट पिरामिड है। इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है वो कैसा होगा, इन्वर्टेड पिरामिड ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है और कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। तो पिरामिड जो एनर्जी का होता है वो अपराइट पिरामिड होता है। ध्यान रखेंगे कि एनर्जी जो है यूनि डायरेक्शन होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। सन जो होता है सोर्स होता है, सोर्स ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। कैसे सन है यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, और यहाँ से जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है। 10% रूल भी हमने देखा था कि जितना प्राइमरी प्रोड्यूसर एनर्जी प्राप्त करते हैं सोलर से, मतलब सन से, इंसोलेशन से, उसका 10% जो है वो एनर्जी जाता है, ट्रांसफ़र होता है किस में, प्राइमरी कंज्यूमर में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है, ये अपराइट डायरेक्शन में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज ऑलवेज unidirectional. In an ecosystem, food is passed from one trophic level to the next higher trophic level. This transfer results in passage of energy through this trophic level, and some energy is always lost as heat in each step to the atmosphere and never goes back to the sun. 21st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21st नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है यहाँ पे। अ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्पेसिस। सेकेंड है a given species may become one or more trophic level in an ecological pyramid. Third है a pyramid of biomass in sea is generally inverted. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर पहला स्टेटमेंट की बात किया जाए तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा रॉन्ग हमें समझ में आता है कि ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्पेसिस। बिल्कुल गलत बात है कि ट्रॉपिक जो लेवल होता है वो पर्टिकुलर स्पेसिस को नहीं बताता है। कई बार क्या होता है कि मान जाइए कोई ओमनीवोरस भी होता है, वैसे तो होना चाहिए प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर में आपका क्या हो जाएगा, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स आ जाएंगे मेनली, और प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर्स आ जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों आ जाएंगे, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स। तो ये क्या होता है कि ओमनीवर्स क्या होते हैं, ओमनीवर्स जो होते हैं या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स भी खा सकते हैं या वो हर्बीवोर्स भी खा सकते हैं। तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर वहाँ पे स्पेसिफिक क्या होंगे, स्पेसिफिक स्पीसीज की ही बात की जाएगी। इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखा, अ गिवन स्पेसिस में ऑक्यूपाई वन और मोर ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी स्पेसिस जो होता है वन और मोर ट्रॉपिक लेवल को इंडिकेट कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट देखें, पिरामिड ऑफ बायोमास इन एन सी इज जनरली इन्वर्टेड। तो पिरामिड जो होता है बायोमास का सी में वो जनरली इन्वर्टेड होता है। एक चीज़ आपको अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो अगर यहाँ पे बायोमास की बात है, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत होते हैं सी में, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनका बायोमास जो होता है, इनके ऊपर डिपेंडेंट होने वाले जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं वो भी होंगी कुछ, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर उससे बड़ी फिशेस होंगी और उसके बाद बहुत बड़ी फिशेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भले ही इनका नंबर ज़्यादा है लेकिन इनका बायोमास जो है वो कम है।
ठीक है, और इसका नंबर कम है लेकिन इसका बायोमास जो है वो ज़्यादा है। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज जनरली इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, होना चाहिए था करेक्ट स्टेटमेंट। अगर इनकरेक्ट होगा तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी ये दोनों ही सही है, ये दोनों सही हैं। और ये पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है। तो ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ट्रॉपिक लेवल क्या बताता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बताता है, किसी स्पेसिफिक स्पीसीज की बात नहीं करता है, तो ये ध्यान में रखना है। और 2 3 स्टेटमेंट की बात करें, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज इन्वर्टेड बिकॉज अमाउंट ऑफ बायोमास इज लिस्ट एट द बेस ऑफ द पिरामिड। तो अमाउंट जो होता है बेस में वो लिस्ट होता है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये अमाउंट जो होता है इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ज़्यादा है पर बायोमास का जो अमाउंट है वो कम है, ठीक है। अमाउंट ऑफ बायोमास इज मैक्सिमम एट द एपेक्स पिरामिड, और ये एपेक्स लोअर जो है वो एपेक्स पिरामिड है, और एपेक्स पिरामिड में जो इनका बायोमास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इन एन एक्वेटिक सिस्टम द प्रोड्यूसर आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर are small organism with least biomass, and the biomass gradually increases toward the apex of the pyramid. Thus pyramid of biomass in aquatic system is inverted. ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, which of the following statement is are incorrect with reference to the ecological succession। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन के? तो द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज इन लीनियर equilibrium with the environment. Second है succession result in a change in composition of various ecosystem, and the third is the process of succession and evolution are not parallel with each other। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी होती है वो लीनियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट होती है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी अब किसको कहते हैं? अब मान जाइए कि कहीं पे भी अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वो अपने कि जैसे आपको मैं बता सकती हूँ, अगर एग्जांपल लिया जाए तो ये एक ऐसा जगह है जो बेयर रीजन है, ठीक है। बेयर यानी यहाँ पे रॉकी सिस्टम है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे लाइकन आते हैं, और लाइकन आके छोटे छोटे लाइकन का फॉर्मेशन होने लगता है, लिविंग विंग्स आना स्टार्ट होते हैं, फिर छोटे छोटे प्लांट्स आना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे प्लांट्स आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फॉरेस्ट हो जाते हैं, मतलब घना फॉरेस्ट हो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचे, जो रीजन जो है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सक्सेशन रिजल्ट इन चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ वेरियस इकोसिस्टम। तो जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट स्टेज होता है कम्युनिटी का, उसके बाद जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, ये जो होता है ये सक्सेशन होता है, 1 स्टेज टू सेकेंड स्टेज, इसको सक्सेशन कहते हैं। और सक्सेशन क्या करता है, उनके कंपोजिशन। यहाँ पे हमने देखा कि ये बेयर रॉक था, फिर यहाँ पे लाइकन आया, फिर स्मॉल श्रब्स हर्ब्स आए, फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे आए, फिर यहाँ पे बड़ा घना सा जंगल बना। तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कंपोजिशन जो है कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, सेकेंड भी सही है। द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर नॉट पैरेलल विथ ईच अदर, ये गलत है। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन और इवोल्यूशन जो होता है वो पैरेलल होता है, अभी हमने जस्ट देखा एग्जाम्पल के थ्रू। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Succession is a process which start in an area where no living organisms are present। तो पहले मैंने बताया बेयर रॉक्स थे, फिर धीरे धीरे वहाँ पे छोटे छोटे लाइकन फंगस आना स्टार्ट हुए, फिर धीरे धीरे हर्ब श्रब्स बनना स्टार्ट हुए, पेड़ 1-2 पेड़ बनना स्टार्ट हुए, उसके बाद फॉरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ, और अपने क्लाइमेक्स बड़ा घना सा जंगल बन गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गए। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। 23rd नंबर क्वेश्चन देखें। 23rd नंबर क्वेश्चन इज सेकेंडरी ऑप्शन
इज ऑफन फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे सेकेंडरी ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन। Primary succession can take place over barren and rocky surface. C is hydraulic succession of plants takes place in water areas. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो ऑफन फास्ट होता है। ऑब्वियसली जब कहीं पर अगर बेयर रॉक्स है, ठीक है, तो वहाँ पे फंगस लाइकन आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर्ब्स एंड सर्ब्स आएंगे। लेकिन कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे पहले से मतलब पहले से प्लांट्स पेड़ पौधे थे, लेकिन कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ या फॉरेस्ट फायर हुआ और उनका डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्लांट्स और पेड़ पौधे रहते हैं और फिर से वहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सक्सेशन, जो कि कम्प्लीटली नए सिरे से स्टार्ट होता है। कहाँ पे? नए जगह पे, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन कैन टेक्स प्लेस ओवर बैरन एंड रॉकी सरफेस, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रार्क सक्सेशन ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस इन वेटेड। हाइड्रा का मतलब पहले हाइड्रो ये मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है ये जब भी कहीं पे आए तो वाटर को इंडिकेट करता है। और हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है? वाटर एरियाज में। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इन प्राइमरी सक्सेशन न्यूली एक्सपोज्ड और न्यूली फॉर्म्ड रॉक इज कॉलोनाइज्ड बाय लिविंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में होता है एन एरिया दैट वाज प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय लिविंग थिंग्स इज डिस्टर्ब्ड देन रिकॉलोनाइज्ड फॉलोइंग द डिस्टर्बेंस। And the third is hydraulic succession is a form of plant succession that start out in shallow water, eventually culminate होता है फॉरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन है। 24th नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलो विथ रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फूड चेन के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पहले है फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसीज। फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाई अदर्स। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखिए, फूड चेन इलस्ट्रेट करता है द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। ऑब्वियसली मैंने दिखाया था प्राइमरी सेकेंडरी मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। तो ये क्या दिखाता है? ये एक ऑर्डर को दिखाते हैं चेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि कौन किसके ऊपर डिपेंड होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ये, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर ये हेटेरोट्रॉप्स डिपेंडेंस होते हैं। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। नहीं, ऐसा नहीं है कि विद इन द सेम पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज में होता है या विद इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज में होता है, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच। नहीं, ये भी नहीं होता है कि कौन जो एनिमल्स हैं वो कितना खाते हैं और किस फूड चेन में वो खाते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फूड चेन आर नॉट फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज बिकॉज टेक्निकली फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी फ्लो। तो फूड चेन क्या करता है? जिसके थ्रू एनर्जी जो फ्लो करता है। हमने देखा था कि एनर्जी का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। If the species start eating itself, then flow of energy will not proceed. और स्पेसीज अपने आप को ही खाने लगेंगे, मतलब अपने ही स्पेसीज में खाने, अपने ही पॉपुलेशन के बीच में खाने लगेंगे, तो उनका जो एनर्जी का जो फ्लो होगा वो नहीं हो पाएगा। और फूड वेव इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाई अदर्स। तो फूड वेव जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाई अदर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 25th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।